वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइज, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑक्सिक कोचिंग के इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम आपको क्लास 9 के मैथ के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो ये दूसरी क्लास है, मतलब कि दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ की, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। सो ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलो ठीक है। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें हमें ये क्वेश्चन सही है या गलत है इसे हमें बताना है, और अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, कारण के साथ बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब समझ जाओ आप। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, 100% सत्य है। अब ये क्यों सत्य है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर भी हम इसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपरिमेय जितनी भी संख्या होंगी वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, यहाँ तक कि परिमेय भी जितनी संख्या होंगी वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। आप दूसरी भाषा में यह समझ लो कि आप अपने माइंड में कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। वास्तविक संख्या के अलावा इस दुनिया में कोई और नंबर नहीं है। सिंपल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब कि आप चाहे 1.2 ले लो, चाहे √100 ले लो, चाहे √7.98 ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर आप ये समझ गए हो कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको अब लग भी रहा होगा कि हाँ, ये कथन 100% सत्य है। ठीक, तो पहला कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे कथन के ऊपर। तो दूसरा कथन क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलो देखते हैं। वैसे तो ये कथन असत्य है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब कारण भी देख लेते हैं कि क्यों असत्य है। नंबर लाइन आपको पता होगी, और अगर नहीं पता है तो नंबर सिस्टम की हमारी प्ले लिस्ट को जरूर चेक करना, आपको पता चल जाएगा। इसने लिखा है कि m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m = क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। अब हम नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन क्या होती है, ये हो गया 0, यहाँ पे 1, क्यों गलत हो रहा है, 1, 2, 3, इधर -1, -2, इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहती है। तो अब आप अगर देखो तो m = 1, 2, 3, 4, ये चीज़ तो यहाँ से दिख रही है। ठीक है, यानी कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो 1 आए, यानी कि अगर हम इस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और इधर अगर हम -1 का वर्ग करें तो भी 1 आएगा, और -2 का वर्ग करें तो 4 आया। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा का जो धनात्मक एरिया होता है वो तो √m के रूप का होता है, लेकिन जो ऋणात्मक एरिया है, यानी कि जो संख्याएं ऋणात्मक में होती हैं, वो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। इसमें दिया भी है ना कि ये √m के रूप की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, इधर तो हमें मिल रहा है कि 1 का वर्गमूल 1 करेंगे, 4 का वर्गमूल आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक होता ही नहीं है। और हमारे जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नंबर लाइन पे ऋणात्मक संख्याएँ भी होती हैं, और √m जो है किसी भी हाल में ऋणात्मक मान नहीं शो करेगा। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट कथन पर, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन भी असत्य है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये भी किसी तरीके से सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती हैं, सही लिख रहा हूँ ना, वास्तविक संख्या
ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ये हमने दूसरी बार इस वीडियो में आपको बता दी। अब इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। यानी कि हमारी वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्याएं भी होती हैं ना, कि हर एक वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ संख्या हमारी परिमेय भी होती है। तो इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। आप इन तीनों कथन में कारण में आप ये सब लिख सकते हो जो हमने अभी आपको बताया। जैसे कि तीसरे में आप कारण में ये लिख सकते हो कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, इसीलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन के सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है दूसरे में ही, और पहले क्वेश्चन का आंसर भी उसने खुद दे दिया है। यानी कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, आगे उसने नहीं लिख दिया है ना। यदि नहीं तो मतलब नहीं होते हैं, उसने पहला क्वेश्चन तो दे दिया। तो हम इसका हल कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय भी होते हैं। जैसे अब हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, पूर्णांक यानी कि हमारा जेड ही होता है ना, पूर्णांक कुछ भी होता है। चलो, तो पूर्णांक यानी कि हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप आगे ले जा सकते हो इनफाइनाइट तक। ठीक, तो हमारे पूर्णांक तो ये हो गए, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इसने क्या बोला कि इनका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो क्या सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी? तो देखते हैं, अगर एक का वर्गमूल हम करते हैं, एक का अगर हम वर्गमूल करें तो एक ही होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। चलो अब बात करते हैं 2 की। तो अगर 2 का हम वर्गमूल करेंगे, अगर हम 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 ही होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। हम इस √2 को हम ये कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √3 भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन सभी पे अंडर या वर्गमूल लगाएं तो देखते हैं कि कितनी परिमेय निकलती हैं, कितनी अपरिमेय निकलती हैं। ठीक, तो ये तो परिमेय हो, ठीक है, तो ये तो परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, ठीक है, और ये भी अपरिमेय हो गए, √3 भी अपरिमेय हो गए। ये √4 जो है इसे हम हल करेंगे तो ये 2 होगा, ये फिर से हमें परिमेय संख्याएं मिल गई। उसी तरह से ये अपरिमेय 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 और अपरिमेय, और यहाँ पे √9 को जब हम हल करेंगे तो ये आपको 3 मिलेगा। यानी कि कुछ परिमेय संख्याएं भी है, कुछ अपरिमेय संख्याएं भी मिलेगी। तो इसीलिए उसका कथन तो असत्य है, और कारण में आप इस चीज़ को दर्शा सकते हो। उसने एक उदाहरण बोला था ना कि एक उदाहरण दीजिए, तो एग्जाम्पल एक उदाहरण दिया था ना, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी उदाहरण ले लो, चाहे √9 को ही ले लो, √9 = 3, जो कि परिमेय संख्या। खत्म कहानी, ठीक है। आई होप कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना ना। एनीवे, आपकी मर्जी। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है जी, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हाँ, यह एक मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें नंबर लाइन पे √5 को डिनोट करना है, यानी कि √5 को हमें दर्शाना है, शो करना है। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो नंबर लाइन वाली प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको सब कुछ मिलेगा। सो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, आप भी नो भी लिख सकते हो, 5 = 4 + 1। तो अब इस 5 को हम कुछ इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, √5 का वर्ग, यानी इस वर्ग से ये √ कट जाएगा तो 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेम काम यहाँ पर भी कर दें कि √4 का वर्ग + 1 का वर्ग। अब प्लस √1 का वर्ग, इसके आगे हम यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, √5 का वर्ग =
इसे क्या बोल सकते हैं, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिखो या ना लिखो, चलो लिख ही देते हैं। इसके बाद आप लिखोगे अब संख्या रेखा खींचते हैं या बनाते हैं या बनाया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो हम इधर क्या करते हैं, अपनी संख्या रेखा एक जगह ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, नंबर लाइन हम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन आपको पता ही है, यहाँ पे 1 होगा, पता ही है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 माइनस वाला, इस तरह से आगे बढ़ेगी और इधर +1 और 2। ठीक, और इस तरह से ये 2, और इस तरह से ये आगे बढ़ेगी। अब हमें पता है कि एक मात्रक हमें 2 चाहिए और एक 1 चाहिए। तो हम सबसे पहले इसे हम पॉइंट O मान लेते हैं। यहाँ पे 0 तो है ही, O ना मान के चलो O ही मान लेते हैं। ठीक, O, और इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो O से A तक की दूरी कितनी हो गई, 2 मात्रक हो गई। यहाँ से A तक की दूरी 2 मात्रक हो गई ना, और हमें 2 मात्रक ही लेना है, इस चीज़ को ध्यान देना। अब इसके आगे आप लिख सकते हो OA = 2 मात्रक लिया, 2 मात्रक लिया। यानी कि जो चीज़ हम आपको हिंदी में यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको लिखना अनिवार्य है। अगर आप लिखते हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे कि कोण OAM = 90 डिग्री बनाया। अब हमें क्या बनाना है कि कोण A पर 90 अंश बनाना है। ठीक, और कोण A पे हम क्या करेंगे कि सिंपल जब 90 अंश बनाना है तो हमने 90 अंश बना दिया। ठीक, आपको ये 90 अंश दिखाई दे रहा होगा, ये हो गई हमारी बना दी, ये हो गई हमारी यम, कोण AOAM 90 डिग्री। ठीक, ये भी हो गई। यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि AB = 1 मात्रक लिया। अब हमें A से B तक 1 मात्रक की दूरी भी लेनी है। तो A से B तक की हम 1 मात्रक की दूरी यहाँ पे मान लो कि B है, और A से B तक की दूरी हम समझते हैं कि 1 मात्रक हमारी है। ठीक है, आप ये दूरी इधर भी ले सकते थे, नीचे भी ले सकते थे, लेकिन हमें √5 को दिखाने के लिए समकोण वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण पर लागू होता है। तो हमने क्या किया कि समकोण तो बना लिया OAB। अगर हम O को B से मिला दें तो हमें समकोण दिखाई भी देने लगा। तो अभी हमने मिलाया है ना, तो आप इसे इधर लिख भी देना, OB को मिलाया। ठीक है, अब क्या करना, मिलाया। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब सिंपल, अब हमें जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज हमारे पास क्या दिख रहा है, OAB। सिंपल त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है जी कि कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप कर्ण को OB भी लिख सकते हो, लंब को BA भी लिख सकते हो, और आधार हमारा OA है ही, ये आपको जानना चाहिए। ठीक, तो अब हम सिंपल अब डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर क्या होगा, OB का कोई मान ही नहीं मिला है तो हम सिंपल OB वर्ग ही रहने देंगे। अब लंब का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि लंब हमारे क्या है, 1 है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस अब उसके बाद क्या करेंगे, आधार हमारे पास O से A तक की कितना मात्रक है, 2 मात्रक। और 2 का जब हम आधार का वर्ग है ना, तो आधार जब 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4। आप चाहो तो एक बार इस तरह से लिख सकते हो, 2 का वर्ग, उसके बाद नीचे वाली लाइन में इसे सॉल्व करके 4 लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो। ठीक, उसके बाद OB वर्ग कितना होगा, 4 + 1 5, तो OB कितना होगा, √5। यानी कि हमारा OB कितना हो गया, √5। अब हमें पता कैसे चला कि OB हमारा √5 ही आएगा, जो कि हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर लिए थे कि अगर 5 को हम √ पे रखते हैं तो कौन सी 2 संख्याएं मिलेंगी। एक तो 2 मिली थी और एक 1 मिली थी, वही हमने 2 और 1 ले लिया। हमारा कर्ण आसानी से 5 आ गया। अगर 5 के स्थान पे कुछ और होता तो हम यहाँ पे वो संख्या लिख के पहले
ये यहाँ तक हल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें आधार कितना लेना है या फिर लंब कितना लेना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक हल कर लिया तो इसके बाद बहुत ही आसान है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको हिंदी में 1-2 वाक्य लिखने हैं, जो कि लिखने के लिए हमारे वाइट बोर्ड में जगह नहीं है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके बाद आपको जो चीज़ लिखना है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब O को केंद्र मानकर त्रिज्या हमें वही लेनी है, कर्ण लेनी है त्रिज्या, इस बात का ध्यान रखना। OB त्रिज्या OB लेकर संख्या रेखा पर एक चाप P लगाया, अतः OB = OP, तो OP = √5। यहाँ तक तो हल हो गया। ठीक, अब जो चीज़ हमने लिखा है उसे वहाँ पे दिखाना भी तो है। तो सिंपल हमें क्या करना है, O को हमने मान लिया केंद्र, अब हमने चाप ले लिया B। ठीक, अब हम यहाँ से जब हम अब नंबर लाइन, तो हमें पता ही है कि ये हमारी नंबर लाइन है, और यहाँ से जब हम नंबर लाइन पर चाप लगाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे आके काटेगी, और इसी पॉइंट को हमने P नाम दिया है। ठीक, यहाँ पे P चाप लगाया ना, तो इसी पॉइंट को P नाम दिया है। अब जब OB की दूरी √5 थी तो OP भी तो √5 ही होगा, क्योंकि हमने सेम दूरी ली है √5। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पर √5 को भी दिखा दिया, जो कि तीसरा क्वेश्चन में यही था। सो आई होप कि इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आपका ध्यान ये मान लो कि कहीं और था। और अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बेशक हमें बताइए, जिससे कि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और आगे वाली क्लास को आप मिस न करो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर कर लेना। और एक सबसे ज़रूरी बात, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई है तो इसे देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार रिवीजन ज़रूर करना। ठीक, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, आप गारंटी है कि भूल जाओगे। सो रिवीजन ज़रूर कर लेना। सो वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।